हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जेड स्टडीज। और मैं हूं शालिनी मिश्रा। और यहाँ पे जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो आज का जो सेशन है वो बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, यानी कि जो हमारी मूलभूत अवधारणाएं हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जैसे कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फोकस किया गया है आपके सिलेबस में, इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इन सारी अवधारणाओं को समझने। क्योंकि मैंने शुरुआत में आप लोगों से बताया है कि तथ्यात्मक जो क्वेश्चन है तो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं स्टेट लेवल पे। डीप क्वेश्चनिंग भी होती है, बट हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, समिति, संस्था, समुदाय जैसे जो टॉपिक है ना, जिन्हें हम हलवा टॉपिक बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे घुमा के पूछे जाते हैं कि जो आंसर देने में जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है कई बार, क्या आंसर किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है संस्कृति, कल्चर। अब ये कल्चर क्या है, किसे कहेंगे, इसका रूप स्वरूप क्या होता है, विशेषताएं क्या होती है। कभी कभी हम कहते हैं ना, अमुक व्यक्ति से मिल करके बड़ा अच्छा सा लगा, बड़ा कल्चर्ड पर्सन लगा, बहुत ही सुसंस्कृत व्यक्ति था। तो हमारा कहने का मतलब उस समय ये होता है कि उस व्यक्ति से मिल करके ऐसा लगा कि उसमें कुछ ऐसी विशिष्टता है, उसमें कुछ ऐसे विशिष्ट गुण हैं जो औरों से अलग कर रहे हैं उसे। वो उसकी बोलचाल हो सकती है, उसकी वेशभूषा हो सकती है, उसकी भाषा हो सकती है, उसका आचार व्यवहार हो सकता है, उसकी किसी खास, जो कहा जाए खास, उसकी एक्टिविटी कोई हो सकती है जो दूसरों से उसे अलग कर रहा है। यहां संस्कृति से तात्पर्य क्या हुआ? किसी अगर हम खास व्यक्ति के बारे में उसके खास गुणों की चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की निजी विशेषताओं को बता रहे हैं, तो सांस्कृतिक। लेकिन समाजशास्त्र में जो संस्कृति है उसका अभिप्राय एकदम बदल जाता है, उसका अर्थ एकदम बदल जाता है। इन जनरल जैसे हम बोलते हैं ना, अगर हम कल्चर क्या है, तो अरे वो कल्चरल प्रोग्राम भी तो होते हैं ना, या फिर कल्चरल प्रोग्राम इन द सेंस कि उसमें डांस, गाना, है ना, या भी बहुत सारे इंटरटेनमेंट बेस्ड जो प्रोग्राम होते हैं उनको कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं। यहाँ पे जो संस्कृति का अभिप्राय है, कल्चर का जो अर्थ है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी है, यानी कि मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में संस्कृति का जो अभिप्राय है वो बिल्कुल अलग थलग है। जो जनरल सेंस में हम मीनिंग लगाते हैं कल्चर का, वैसा बिल्कुल भी नहीं, उससे बिल्कुल अलग। यहाँ पे हम किसी व्यक्ति की निजी विशेषताओं के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखेंगे ना चीजों को। यहाँ पर संस्कृति यानी कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र की अगर हम बात करें तो संस्कृति का जो अर्थ है वो, उसका प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में होगा। यहाँ पर जो संस्कृति का अभिप्राय है ना, मानव जाति के रहन सहन, उसके आचार विचार, उसकी भावनाओं, विश्वासों, विचारों और विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों के समग्र रूप से।
संस्कृति के दो बहुत ही विशिष्ट पहलू माने जाते रहे हैं, दो ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। आप पूछेंगे वो क्या है? ये जो संस्कृति है ना, यही हमें जीवन जीना सिखाती है, यही हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है। यही हम ये कह सकते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारे जीवन को डायरेक्शन देने का काम करती है, कहीं ना कहीं दिशा निर्देशित करती है। ये हमारे जीवन के आदर्शों को बतलाती है, ये हमारे जीवन के प्रतिमानों को निर्धारित करती है, ये हमको हमारी क्षमता का आकलन करने की कुशलता देती है। ये हमारी कुशलता, हमारी क्षमताएं, हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, हमारे तौर तरीके, हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, इन सभी चीजों से को दर्शाता है। ठीक है, तो दूसरी ओर वो मनुष्य की भौतिक उपलब्धियों से भी अवगत कराती है। अब देखो यहाँ पर दो पार्ट आ गए, एक तो संस्कृति भौतिक भी है और दूसरी अभौतिक भी है। संस्कृति भौतिक भी है और अभौतिक भी है, और ऑगबर्न को आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि उन्होंने भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बारे में बताया और बहुत अच्छी तरीके से उसके डिफरेंस को बताया था। उनका जो कॉन्सेप्ट आया था वो सांस्कृतिक विलंबना यानी कल्चरल लैग के नाम से जाना गया था। जो भौतिक संस्कृति है उसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को बनाने के लिए, या हम अपनी जो लाइक हमारी रोटी कपड़ा और मकान वगैरह चीजों को जो हमारी भौतिक परिस्थितियों से संबंधित होती हैं, जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही होती हैं। और जो अभौतिक है वो हमारे विश्वासों से जुड़ी हुई है, वो हमारे विचारों से जुड़ी हुई है, हमारी प्रथाओं से जुड़ी हुई है, वो हमारे मूल्यों को निर्देशित करती है, वो हमारी परंपराओं को निर्देशित करती है, वो परंपराओं को बतलाती है। तो जिस व्यक्ति के पास में संस्कृति नहीं है, आप बिल्कुल ओवरऑल ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति के पास में संस्कृति नहीं है, जो संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है, जिस भी देश का हो, जिस भी स्थान का हो, जिस भी समूह का हो, जिस भी समाज का हो, वो फिर व्यक्ति कुछ भी नहीं है अपने आप में, नथिंग, वो पशुवत है। एक बायोलॉजिकल बीइंग, एक जैविक प्राणी होते हैं हम, सिर्फ जन्म के समय हाड़ मांस का पुतला होते हैं केवल, उसके अलावा कुछ भी नहीं। भाई जन्म के समय में हमारा अस्तित्व क्या है? बायोलॉजिकल होते हैं बस केवल। एक शिशु को क्या पता है? 2 साल तक की होश नहीं रहता बच्चे को। ठीक है, एक हड्डी मांस का एक पुतला होता है केवल, जहां भी रख दो जैसा। और हमारे जितना यानी मनुष्य प्राणी के जितना निरीह कोई है भी नहीं। जानवरों में तो फिर भी देखो कि हाँ, उनके बच्चे पैदा होने के साथ में उछलने कूदने लगेंगे, चलने फिरने लगेंगे। मनुष्य के शिशु को देखा जाए तो उनमें तो वो भी नहीं है। पूरी तरीके से अपने घर पे ही डिपेंड, अपने परिवार पे ही डिपेंड करता है, और परिवार पालता है, पालन पोषण करता है ना। तो सिर्फ और सिर्फ हम बायोलॉजिकल बीइंग होते हैं, कहने का अर्थ ये है
जन्म से हम बायोलॉजिकल बीइंग ही होते हैं। अगर हमें संस्कृति हमारे पास ना हो, कल्चर ना हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल बीइंग ही रह जाएंगे। हम कभी भी सोसाइटी से नहीं जुड़ पाएंगे। यानी कि सोशल बीइंग बनाने का काम हमें, एक सामाजिक प्राणी बनाने का काम हमें कौन करता है? हम होते क्या है? जैविक प्राणी। जन्म के समय हम जैविक प्राणी होते हैं। एक सामाजिक प्राणी बनाने का जो काम है वो हमारी संस्कृति हमें करती है। संस्कृति यानी खाना कैसे, पीना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, सीखना चीजों कैसे है, लोगों को, अपने से बड़ों का आदर कैसे करना है, मूल्य, परंपरा, प्रथा, भौतिक अभौतिक जितनी भी चीजें हैं वो हम सीखते हैं अपनी संस्कृति से। जैसी जिसकी संस्कृति होती है वैसे ही उसकी अपब्रिंगिंग भी होती है। हम किसी बच्चे को देखते हैं, जैसे मान लिया कोई लैंग्वेज का ही आप देख लो, कोई लैंग्वेज हमें सीखनी है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज ही सीखनी है। चलो, बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, बड़ा टफ है, कैसे होगा, क्या होगा, हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश तो समझ नहीं आती, बड़ा इंफीरियर फील होता है वगैरह वगैरह। और वहीं पे जो इंग्लिश मदर टंग है जहाँ की, वहां के आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश में बोल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े ही उसी माहौल में आ रहे, कल्चर ही उनका वही है, उनकी लैंग्वेज ही वही है। वो हकला के भी बोलेंगे तो इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो हम शुरू से, अगर हमें सोशल बीइंग होना है तो हमें अपनी संस्कृति को सीखना होता है। अगर हमें सोसाइटी से कनेक्ट करना है तो हमें अपनी संस्कृति को सीखना ही होगा। ऐसे बहुत सारे, जैसे मोगली को आपने जंगल बुक देखा होगा, अगर जिन्होंने कभी भी, मोगली का एग्जाम्पल ले लीजिए, या आमला, या कुछ ऐसे बच्चों का एग्जाम्पल लिया गया जिनको सोसाइटी से दूर रखा गया, एकदम एक अलग कमरे में डाल दिया गया, या फिर अलग जंगल में छोड़ दिया गया, और उनको फिर जब देखा गया, उन पर जो वॉच किया गया कि कैसे कैसे वो बढ़ रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उनसे, तो ना तो वो सही से चल सकते थे, ना ही वो सही से वो बात कर सकते थे। जंगल में अगर छोड़ दिया गया तो वो पशुवत व्यवहार करते हुए मिले, क्योंकि जो उनको सीखने को मिला अपने चारों तरफ से वही उन्होंने सीखा। उनके पास में कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई कॉन्टैक्ट का कोई माध्यम नहीं था, और पशुवत व्यवहार कर रहे थे। उनके पास में किस चीज की कमी थी? कल्चर की कमी थी। ठीक है, तो इसलिए संस्कृति इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यही बात है कि संस्कृति ही जो है वो श्रेष्ठतम धरोहर है, जिसकी सहायता से जो मनुष्य है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला जाता है और प्रगति की ओर अग्रसर होता चला जाता है। क्रोबर और ग्लूकोन ने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन करके बताया कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं। संस्कृति की इतनी ज्यादा परिभाषा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूं, कि बात आती है कि आखिर संस्कृति के कौन कौन सी चीजें हैं जो संस्कृति को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे ना, तो संस्कृति की घटक की अगर बात की जाए, कंपोनेंट ऑफ कल्चर, आखिर कौन कौन से वो घटक हैं, वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि हमें संस्कृति के अंदर देखने को मिलते हैं। तो देखो, टेक्नोलॉजी तो शुरुआत से मौजूद रही है जो हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। प्रौद्योगिकी पहली चीज। अब आप सोच रहे होंगे प्रौद्योगिकी तो मतलब ये तो आज की बात हो गई। जी नहीं, प्रौद्योगिकी पहले भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है, और आने वाले हमारे भविष्य में भी मौजूद रहेगी। वो प्रौद्योगिकी किस फॉर्म में थी वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निक का तो हम यूज कर ही रहे थे ना अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चाहे वो आदिम समाज हो चाहे वो आज का समाज हो। वो बात अलग है कि अभी हम बिल्कुल डेवलपमेंटल प्रोसेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। पहले के लोग पत्थरों को घिस करके अग्नि का आविष्कार किया, फिर उसमें भोजन पका के खाते थे। अभी जो है हम चांद, तारे, सितारे, अंतरिक्ष और मंगल की यात्रा करने की सोचते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है।
तो टेक्नोलॉजी तब भी थी, टेक्नोलॉजी आज भी है, टेक्नोलॉजी आने वाले समय में भी रहेगी। तो ये एक पहला घटक हो गया टेक्नोलॉजी। उसके बाद में दूसरी जो चीज है जो अब मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए है, वो है आर्थिक संगठन। भाई देखो, आर्थिक इकोनॉमिक प्रोसेस से अगर देखा जाए तो जैसे कार्ल मार्क्स कहते थे ना कि जो अर्थ है वही सब कुछ है, यानी कि इकोनॉमी इज एवरीथिंग। इकोनॉमी एंड ओनली इकोनॉमी इज द बेस ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमी सब कुछ है, तो सब कुछ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत कुछ है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए तो भाई देखो, इकोनॉमी जो है अपना एक बेसिक अपना प्लेस रखती है। उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, उपभोग, सब कुछ तो शामिल है इसमें। भाई प्रत्येक दिन जो है व्यक्ति का कैसे शुरू होता है कि आज काम पे जाना है, काम पे क्यों जाना है? जाहिर सी बात है, आवश्यकता है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की जरूरत है, धन कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया घटक दूसरा। फिर अगर हम थर्ड की बात करें तो हम देखते हैं राजनीतिक संगठन। अब चूंकि अब हम जब अपनी बेसिक नीड को पूरा कर लेते हैं तब जरूरत ये महसूस होती है कि जो हमारे समाज की व्यवस्था है, या एक व्यवस्थित समाज जो है हमारे जीवन का आधार बने। हमें सेफ्टी भी चाहिए, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें आ, लोगों के साथ में कम्युनिकेट करके भी रहना है, सह अस्तित्व है। तो जाहिर सी बात है बहुत चीजें डिसबैलेंस भी हो सकती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि जो हमारा समूह है वो सिस्टमैटिकली चलता रहे, जो हमारा समाज है वो सिस्टमैटिकली चलता रहे। तो एक व्यवस्था होनी चाहिए जो हमारे पे कंट्रोल कर सके, तो उसके लिए राजनीतिक संगठन है। फिर सामाजिक संगठन, जाहिर सी बात है सामाजिक संगठन यानी कि ये सामाजिक, समाज और व्यक्ति के जो संबंध है उनको मजबूत बनाए। समाज में बहुत ज्यादा अव्यवस्था की स्थिति ना आने पाए, जो कहते हैं ना कि व्यक्ति और समाज का भी अपना एक अलग प्रकार का संबंध होता है, एक पैटर्न होता है, तो वो भी बना रहे। तो डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, और डिसबैलेंस बिल्कुल भी ना होने पाए, इस चीज का इसमें ख्याल रखा जाता है। फिर हम बात करें विचारधारा की, तो विचारधारा किस समाज की क्या विचारधारा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस समाज में क्या विश्वास है, क्या मान्यताएं हैं, क्या प्रथाएं हैं, क्या परंपराएं हैं। अब जिस समाज से हम रिलेट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम उसी समाज की जो मान्यताएं हैं, जो मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं, उनको फॉलो करते चले जाते हैं। हमें दूसरे समाज की जब हम मूल्य, प्रथाएं, परंपराएं वगैरह देखते हैं तो हमें कभी कभी अटपटा सा भी फील होता है। जैसे अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे महिलाओं के लिए खास करके जो एक व्यवस्था है वो अलग ही प्रकार की है, कि भाई पूरा फैमिली एंड मैरिज पैटर्न अलग है ना, और शादी के बाद में कैसे रहना है, लड़कियों को ससुराल में रहना चाहिए, इस तरीके से जो रहन सहन है वो रहना चाहिए, बाकायदा जो साड़ी परिधान वगैरह, मांग में सिंदूर भरना, बिंदी लगाना वगैरह, सब कुछ ये सब कुछ प्रचलन में है। वहीं पे अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो लोग हमें देखते होंगे, उन्हें अजीब सा लगता होगा, हम लोग उनका रहन सहन देखते हैं, टाइप ऑफ जो उनकी लाइफ स्टाइल है वो देखते हैं, तो हमें हमें थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो ये सारी चीजें, तो विचारधारा क्या है वहाँ की सोसाइटी पर डिपेंड करता है, और हर एक सोसाइटी की जो थॉट प्रोसेस होती है वो अलग प्रकार की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कला की बात करें तो ये जो ये मनुष्य के सौंदर्य बोध को करती है। हर एक समाज में जो कला के का भी एक प्रकार जरूर पाया जाता है। आज तो मान लिया हमारे पास में फिर भी जैसे कहते हैं ना कि हमने टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर ली कि हमारे पास में बहुत स्पेयर टाइम है। बहुत अब अभी तो ऐसा रूल भी निकल रहा है कि भी हाँ छुट्टी का भी हमें मिल जाता है, छुट्टियां भी मिल जाती है। काम का प्रेशर बीच में हमने बहुत झेला, लेकिन हाँ अभी हम देखते हैं वर्किंग आवर्स जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। अब अगर वेस्टर्न कल्चर में बात किया जाए, वेस्टर्न कंट्रीज में बात किया जाए, तो वर्क को और हल्का करने के लिए और ज्यादा छुट्टियां भी दी जा रही है। मतलब सिर्फ 4 डे काम करना है, 3 डेज छुट्टी रहेगी, या 3 डे काम करना है, 4 डे छुट्टी रहेगी इन अ वीक। तो इस तरीके से प्रोसेस चल रही है। तो देखो, मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि मनुष्य चाहे वो आदिम समाज से रहा हो, एकदम प्राचीन समाज से रहा हो, चाहे आज के समाज में हो, कला के लिए जो टाइम है वो निकाल ही लेता है। कलात्मक एक सौंदर्य एक अलग ही चीज है, उसके लिए टाइम निकाल लेता है।
तब भी देखा जाए तो गुफाओं में आपको चित्रकारी और बहुत सारी चीजें जो है मिल जाती हैं, उनके कलात्मक सौंदर्य को ही दर्शाती हैं, सौंदर्य बोध को ही दर्शाते हैं कि मनुष्य जब शांत है, जब वो कुछ सोच रहा है, जब वो कुछ इनोवेटिव करना चाह रहा है, तो उसने ये सब किया। कलात्मक गुण यानी कि वो उसमें गीत संगीत, उसमें नृत्य, मतलब मनोरंजन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और ये भी बहुत ही आवश्यक अंग है ना। बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीनी भी नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है, ये भी एक पार्ट होना चाहिए। फिर जो 7वां पॉइंट है वो भाषा का आता है। ये सब आप ये समझ लीजिए, ये संस्कृति के अंदर ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। तो टेक्नोलॉजी है, या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, राजनीतिक संगठन हो गया, सामाजिक संगठन हो गया, विचारधारा हो गई, कला हो गई। अब हम बात करें भाषा, तो भाषा तो सशक्त माध्यम है कि हम अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो विचार हैं, वो किस तरीके से दूसरों तक प्रेषित करें। अगर सोचिए, अगर हमारे पास में भाषा नहीं होती तो हम कितना हेल्पलेस होते, कैसे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते, कैसे हम अपनी बात को पहुंचा पाते दूसरे के पास में। तो इसलिए भाषा बहुत बहुत सशक्त माध्यम है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम देखते हैं संस्कृति इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हम अगर जी रहे हैं, हम ये कह सकते हैं, अगर हमारा अस्तित्व है, हम एक सामाजिक प्राणी जो कहलाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृति के कारण ही कहलाते हैं। तो संस्कृति को लेकर के बहुत सारे विचारकों ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी है, अपनी अपनी अलग अलग बात कही है। कहते हैं कि संस्कृति ही श्रेष्ठतम धरोहर है, जिसकी सहायता से मानव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला जाता है और प्रगति की ओर अग्रसर होता चला जाता है। क्रोबर और ग्लूकोन ने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन करके बताया कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं। प्रसिद्ध आलोचक और कवि मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि जीवन का प्रकाश और कोमलता ही है संस्कृति। ठीक है, यानी कि जीवन के प्रकाश और कोमलता को संस्कृति कहते हैं अर्नोल्ड। बहुत बहुत बेस्ट जो कहा जाए, बहुत ही क्या कहेंगे, लिटरेसी फॉर्म में इन्होंने जो है संस्कृति की परिभाषा दी है। संस्कृति के बारे में देखिए, सिर्फ सोशियोलॉजी में नहीं, आप देखिए हिंदी लिटरेचर उठा लीजिए, कोई भी लिटरेचर हो, कल्चर के बारे में खूब लिखा गया है, जम के लिखा गया है। ब्रूम और सेलेनिक संस्कृति को सामाजिक विरासत यानी सोशल हेरिटेज के रूप में स्वीकार करते हैं। ब्रूम एंड सेलेनिक की बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये जितने फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हर्ष कोविट्स ने मैन एंड हिज वर्क, इनकी बुक आई थी मैन एंड हिज वर्क, जो कि 1948 में आई थी। हर्ष कोविट्स चूंकि सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा देते हैं समाजशास्त्र में, तो इसलिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। हर्ष कोविट्स ने सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा दी हुई है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। मैन एंड हिज वर्क सापेक्ष सांस्कृतिक सापेक्षवाद संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। मतलब कहा जाए तो संस्कृति खुद से नहीं बनी है, संस्कृति को ये मैन मेड है, ये नेचुरल फॉर्म में मौजूद नहीं होती संस्कृति जो है। इसीलिए ये चेंजेबल वे, चेंज भी होती रहती है समय के साथ साथ में, मानव निर्मित भाग है। तो एंड हावेल कहते हैं, देखिए ये सब डेफिनेशन है और ये बिल्कुल परफेक्टली आप लोगों को याद रहनी चाहिए, जिससे कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो आप इजीली जो है आंसर कर सकें। तो ये तो हो गए हर्ष कोविड। उसके बाद हावेल कहते हैं, हावेल संस्कृति को एक अनोखी घटना मानते हैं और हावेल की बुक थी मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड, 1949 में इनकी ये बुक आई थी। 1949 में इनकी बुक आई थी मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्टिवली जो लिखने वाले हमारे थिंकर हैं मेलानोस्की। मेलानोस्की ने लिखा कि संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है। राल्फ लिंटन संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है, वे ऑफ लाइफ। ठीक है, टोटल वे ऑफ लाइफ किसने कहा, अब आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, टोटल वे ऑफ लाइफ मेलानोस्की ने कहा। मेलानोस्की ने कहा संस्कृति आधार है, संस्कृति ही व्यक्ति की
समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मतलब आप ये समझ लीजिए, मेलिनोस्की को पढ़िए, या जब भी संस्कृति की बात आती है तो आप ध्यान रखिएगा, मेलिनोस्की ने जो है नीड थ्योरी बताई थी, नीड थ्योरी ऑफ कल्चर। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी मेलिनोस्की की। इन्होंने कहा टोटल वे ऑफ लाइफ है कल्चर। हम जो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हमारी मतलब पूरा, हमारी प्राइमरी नीड्स है, हमारी सेकेंडरी नीड्स है, हमारी डेरिवेटिव्स नीड है, वो सारी की सारी नीड्स को पूरा करने का काम करती है संस्कृति। सांस्कृतिक प्रकारवादी कहे जाते हैं, इसीलिए मेलिनोस्की सांस्कृतिक प्रकारवादी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने संस्कृति पे इतना अधिक फोकस किया है। कहे जाते हैं टोटल वे ऑफ लाइफ, ध्यान रहेगा आप लोगों को। चलिए, उसके बाद में राल्फ लिंटन आते हैं, संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। लिंटन ने कहा जी वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब इसको आप ये ध्यान रखिएगा, टोटल वे ऑफ लाइफ कहा मेलिनोस्की ने, एंड वे ऑफ लाइफ कहा किसने? राल्फ लिंटन। फिर आते हैं ग्लूकोन और ग्लूकोन डी। यस, ग्लूकोन आते हैं मिरर फॉर मैन। 1947 में इनकी ये बुक आई थी, मिरर फॉर मैन। इस बुक में इन्होंने कहा कि संस्कृति क्या है? लाइफ पैटर्न है। ओके, ग्लूकोन है तो ये लाइफ पैटर्न, ये कहते हैं कि ये क्या है? डिजाइन फॉर लिविंग है, ये ध्यान रखिएगा। डिजाइन फॉर लिविंग, इनका मैं यहाँ पे डिजाइन क्लूखॉन ने अपनी मिरर फॉर मैन यानी कि 1947 में ये बुक आई थी। इस बुक में उन्होंने कहा कि संस्कृति जीवन प्रतिमान है यानी डिजाइन फॉर लिविंग है। रेडफील्ड कहते हैं कि संस्कृति किसी भी समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल यानी कि स्टाइल ऑफ लाइफ जो कहा गया। अब आप ये छोटे छोटे छोटी सी जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं ना, इनको आप नोट डाउन करते जाइए और अपने नोट्स में ऐड करते जाइए। स्टाइल ऑफ लाइफ की बात करी रेडफील्ड ने, ये कहता है कि संस्कृति किसी भी समाज के सदस्यों की जीवन शैली है। जितने भी फैक्ट्स हैं आपको ये सारी यहाँ पे मिल जाएंगे। जोसेफ फिचर कहते हैं कि संस्कृति एक पर्यावरण है, एक इन्वायरमेंट जैसा है, उसी इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, सांस लेते हैं, अपना पूरा जीवन जीते हैं। मजूमदार एंड मदान ने कहा कि इन्होंने कहा लोगों के जीवन के ढंग को संस्कृति कहते हैं। मजूमदार लोगों के जीवन के ढंग को संस्कृति कहते हैं। उसके बाद में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो डेविड बिडने का, और पूछा गया है कई बार पूछा गया है डेविड बिडने का, जो कि दार्शनिक मानव शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कहा कि संस्कृति जो है वो 3 प्रकार के तथ्यों को दर्शाती है। संस्कृति कृषि संबंधी तथ्य जिसे कहते हैं एग्री फैक्ट्स, इन्होंने यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ। संस्कृति कृषि संबंधी तथ्यों यानी एग्री फैक्ट्स, प्राविधिक तथ्यों यानी आर्टिफैक्ट्स, सामाजिक तथ्यों सोशल फैक्ट्स,
और मानसिक तथ्य। मेंटी फैक्ट्स की उपज। ये आपको ध्यान रखना है, ये डेविड बिडने ने कहा है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि दार्शनिक मानव शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। तो ये तो हो गई कुछ कुछ रिलेटेड फैक्ट्स। अब अगर हम देखें संस्कृति की विशेषताओं के रूप में, तो संस्कृति की विशेषताएं, ब्राउन का क्या कहना है इसके बारे में कि संस्कृति व्यक्ति का प्राकृतिक पक्ष है या प्रातीतिक जिसे कहते हैं, ठीक है। संस्कृति आदिशावी अधिवैयक्तिक होती है। भाषा संस्कृति का मुख्य वाहक है। मानवशास्त्र में क्रोबर ने संस्कृति की आदिशावी यानी सुपर ऑर्गेनिक जो प्रवृत्ति होती है उसका उल्लेख किया था 1917 में। संस्कृति के अध्ययन की परंपरा अमेरिकी संस्कृति मानव शास्त्री सापेक्षवादी फ्रेंच बॉस ने शुरू करी थी। फ्रेंच बॉस क्या थे? ये बेसिकली मानव शास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंच बॉस मानव शास्त्र के पिता यानी कि फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंच बॉस ने कनाडा के एस्किमो लोगों का अध्ययन किया। फ्रेंच बॉस को संस्कृत का एकेडमिक फादर माना जाता है। फ्रेंच बॉस के जो शिष्य रहे हैं अल्फ्रेड क्रोबर, मार्गरेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट सापेर, हर्ष कोविट्स, लेवी ब्रूहल एंड लेवी प्रॉल बुहल, तो ये सारे के सारे जो थिंकर्स हैं, ये बेसिकली ये जो है शिष्य के रूप में जाने जाते हैं फ्रेंच बॉस के। क्योंकि एक चीज मैं यहाँ पे और आप लोगों को मेंशन कर दूं कि जब भी संस्कृति हम पढ़ते हैं तो आप देखिए कि जितने भी हमारे मानव शास्त्री हैं, खास करके जो क्लासिकल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो उनका जिक्र जरूर आता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि जब मानव शास्त्र और समाजशास्त्र को जुड़वा बहने बोला जाता है, और इसके पीछे रीजन यही है कि जुड़वा बहने पीछे बोलने के पीछे रीजन ये है क्योंकि कहीं ना कहीं जो मानव शास्त्र है वो भी मानव का अध्ययन करता है, मानव के जो व्यवहार है उनका अध्ययन करता है, उनकी संस्कृति का अध्ययन करता है। जो सांस्कृतिक जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर जब भी संस्कृति की बात आएगी तभी भी हमारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उनका नाम जरूर आएगा। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में अगर देखा जाए तो फ्रेंच बॉस एकेडमिक फादर के रूप में जाने जाते हैं। उनके शिष्य के रूप में आप देखिए रूथ बेनेडिक्ट हो गए, मार्गरेट मीड हो गए, हर्ष कोविट्स हो गए, जिन्होंने समाजशास्त्री योगदान भी दिया है। तो इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इनको भी हमें पढ़ना ही होगा। रूथ बेनेडिक्ट वही है जिन्होंने कल्चर के बारे में बात की थी। ओके, तो अब अगर हम बात करें संस्कृति की विशेषताओं के बारे में, संस्कृति की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? तो जो सबसे पहली विशेषता आती है कि संस्कृति समाज से संबंधित होती है। तो यस, ये बहुत ज्यादा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये हो गया कि ये संस्कृति जो है वो समाज से ये ओवरऑल अगर रिप्रेजेंट करने की बात की जाए तो ये समाज को रिप्रेजेंट करती है। ये एज अ होल सोसाइटी के संदर्भ में चीजों को देखती है, ना कि व्यक्ति के संदर्भ में देखती है। किसी व्यक्ति विशेष की कोई विशेष संस्कृति नहीं हो सकती है, समूह और समाज से रिलेटेड ही संस्कृति होती है और उसी को रिप्रेजेंट करता है व्यक्ति। तो संस्कृति की उत्पत्ति, विकास और संचार का जो संबंध है वो बेसिकली समाज से होता है, व्यक्ति से नहीं होता है। समाज से अलग रह करके कोई व्यक्ति संस्कृति का ना तो विकास कर सकता है और ना ही प्रसार कर सकता है। संस्कृति से सामाजिक गुण सीखा जाता है। संस्कृति सामाजिक आविष्कार है। खेती, बागवानी और भोजन पकाने की विधियों का जो आविष्कार किया गया किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया और न ही ऐसा किसी व्यक्ति के द्वारा संभव है। भाई जाहिर सी बात है, किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, समूह की देन, सामूहिक देन है। तो प्रथाएं, परंपराएं और नियम विधान किसी एक व्यक्ति की देन नहीं होते हैं कभी भी।
जो भी नियम बने, जो भी परंपराएं बनी, जो भी प्रथाएं बनी है हमारे समाज के अंदर, वो किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। ये सामूहिकता के रूप में हमें दिखाई देती है। कोई एक नियम बना, मान लिया 5 व्यक्तियों ने बन, जैसे हमारा संविधान बना, तो मान लिया लोगों ने मिलकर के बनाया और इतने इतने टाइम में बना, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो संविधान जिन लोगों ने बनाया है उस पर लागू नहीं होगा, उसके नियम उस पर लागू नहीं होंगे, वो उसकी फैमिली पर लागू नहीं होंगे, ऐसा नहीं। जब एक बार नियम कानून बन जाते हैं तो फिर वो पूरी पूरी समाज पर अप्लाई होंगे, सबके लिए एप्लीकेबल होंगे, किसी एक पर नहीं। तो इसमें सामाजिक गुण पाया जाता है। ये किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती है, व्यक्ति विशेष की विरासत नहीं होती है। संस्कृति सीखी जाती है। मैंने आपसे पहले हमने डिस्कस किया कि ये संस्कृति जो है वो सीखी जाती है, ठीक है। इसको छोटा बच्चा भी है ना, तो उसको सिखाया जाता है कि बेटा आपको इस तरीके से बिहेव करना है अपने बड़ों से, आपको क्या बोलना है, आपको क्या नहीं बोलना है, सिखाया जाता है। कैसे किससे बात करनी है, किस तरीके से लोगों के साथ में व्यवहार करना है, किस तरीके से खाना खाना है, जो भी चीजें हैं, जो भी सांस्कृतिक गुण है, वो सिखाए जाते हैं, हम सीखते हैं। और सीखते कैसे हैं? सामाजिकरण के द्वारा। सामाजिकरण भी आएगा टॉपिक जो है, सामाजिकरण का भी टॉपिक आएगा, वो भी पढ़ना है आपको। सामाजिकरण की प्रक्रिया के, सोशलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा हम सीखते हैं। लर्निंग प्रोसेस में ये सारी चीजें चलती हैं। हम अपनी संस्कृति को सीखते हैं, हमारे विश्वास क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, प्रथाएं क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हम जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। भाई देखो, पूरा पूरा जीवन है और पूरे जीवन हम सीखते चले जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा ग्लास अब फुल है सीखने का, हमारा नॉलेज का जो ग्लास है फुल है। जो बोलते हैं फिर वो तो बहुत बड़े वाले ज्ञानी होंगे। तो संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, उत्तराधिकार में नहीं, बल्कि शिक्षा और अभ्यास के द्वारा प्राप्त होती है। व्यक्ति समूह के आचरण, व्यवहार और लक्षणों को अभ्यास के द्वारा ही सीखता है। संस्कृति सीखने से ही विकसित होती है, व्यक्ति संस्कृति को सीखता है, अर्थात यह जन्मजात गुण नहीं है। समाज में रह करके व्यक्ति संस्कृति के विभिन्न पक्षों को अपनाता है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। संस्कृति सिर्फ एक पीढ़ी तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि जो हमने सीखा है ना कि भाई सत्य बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, वगैरह वगैरह, तो ये एक पीढ़ी तक ही सीमित नहीं रहती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती रहती है। हम खुद भी सीख के आए हैं अपने माता पिता से, और हम सिखाते भी हैं अपने बच्चों को, और बच्चे अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे, ठीक है। तो एक विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है वो चलती चली जाती है। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मेलिनोस्की ने एकदम क्लियरली ये चीज कही थी कि जो संस्कृति है वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, चाहे फिर वो मानव आवश्यकताएं, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो द्वितीयक हो, चाहे वो तृतीयक। संस्कृति मानवीय होती है, संस्कृति मानव के पास में ही होती है, पशुओं के पास में किसी भी प्रकार की संस्कृति नहीं होती है। हम ही है लकी इस मामले में। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। किसी समूह के सदस्य अपने संस्कृति, नियमों, मूल्यों, परंपराओं को मान करके चलते हैं, अपनी विरासत को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए कितना प्रयासरत रहता है, अपने विश्वासों, अपनी परंपराओं, प्रथाओं को सीने से लगा करके रखते हैं। होता है ना ऐसा कि नहीं भाई, हमारी भारतीय परंपरा तो ये कहती है, हमारी भारतीय संस्कृति तो ऐसे कहती है। हम लाख कहीं भी चले जाएं, लाख कहीं भी चले जाएं, लेकिन हम अपनी संस्कृति को भूल नहीं पाते। और जो भूल भी जाते हैं ना, वो भी जब अपने देश में, अपने स्थान पे वापस आते हैं, मान लिया कोई फॉरेन चला गया और लंबे समय के लिए रह गया, बहुत लंबे समय के लिए रह गया और वापस आता है, तो तब भी कहीं ना कहीं उसकी जड़ें तो वही, जाहिर सी बात है, भारत में ही है, भारतीय संस्कृति में ही विराजमान है, वो उसको कभी भी नहीं
समूह के लिए आदर्श होती है, समूह के लिए आदर्श होती है। यस, बिल्कुल। सामाजिक विरासत के रूप में होती है, जैसे मैंने कहा कि यस, ये सामाजिक विरासत का वो लक्षण है जो हमने अपने पूर्वजों से सीखा और हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को देते चले जाते हैं। ये हमारे अवचेतन मन में मौजूद रहती हैं, सारी की सारी चीजें जो हम देखते आए, जो हम सुनते आए, जो हमने बचपन से देखा, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जड़ बनता चला जाता है। हम चीजों को सीखते चले जाते हैं, वैसे ही करते हैं, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वैसे ही सिखाते हैं। समाज में कहीं न कहीं जितने भी लोग हैं, जिस भी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं। संस्कृति मानव समाज का सार है। समाज के नैतिक, चारित्रिक और व्यवहारिक आदर्शों की झांकी संस्कृति में मिलती है। समाज की संस्कृति के मापदंड द्वारा किसी विशेष काल में समाज के विकास को मापा जा सकता है। संस्कृति संपूर्ण मानवीय इतिहास का सार है और इसीलिए समाज के संपूर्ण गुणों के इतिहास को निचोड़ इसमें शामिल होता है। संस्कृति, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि संस्कृति भौतिक भी होती है और अभौतिक, दोनों ही प्रकार की संस्कृति में देखने को मिलती है। संस्कृति के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे हम अगर भौतिक संस्कृति की बात करते हैं तो उसके अंदर जो भौतिक वस्तुएं हैं वो सब मटेरियलिस्टिक चीजें, लाइक घर हो गया, मकान हो, घर मकान, गाड़ी बंगला वगैरह वगैरह, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजों का हम यूज करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अभौतिक संस्कृति हमारे ज्ञान, हमारे विचार, हमारी विश्वासों को, हमारी बौद्धिक जो चीजें होती हैं, विचार, कला, विश्वास, इन सारी चीजें से जुड़ी हुई होती है। संस्कृति में इंटीग्रेटेड होने का गुण पाया जाता है, एकीकृत होने का गुण पाया जाता है। बिल्कुल, अगर हम एक ही संस्कृति, एक समूह से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक प्रेम व्यवहार की जो भावना है वो अपने आप से ही आ जाता है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि ये हमारे स्टेट का है या हमारे देश का है, तो अपने आप ही उससे स्वतः ही लगाव हो जाता है कि भाई हमारा खान पान एक जैसा, हमारा व्यवहार, हमारे मूल्य, विश्वास, परंपरा सब एक जैसे हैं लगभग। तो वो वी फीलिंग अपने आप हो जाती है, अपने आप ही आ जाती है, सहयोग की भावना भी अपने आप आ जाती है। संस्कृति किसी भी व्यक्ति और किसी भी जीव से ऊपर है। यस, ये जो लिपर्ड ने ये चीज कही कि अवैयक्तिक न होकर के जैविकीय गुण सिखाती, इसकी सहायता से व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। इस प्रकार संस्कृति मानव की जीव रचना से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोडॉक ने जो संस्कृति की विशेषताएं बतलाई हैं, इन्होंने कहा कि संस्कृति सीखी जाती है, तो एक लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आती है संस्कृति। संस्कृति हस्तांतरित होती है, ये सामाजिक रूप से मौजूद होती है। संस्कृति एक आदर्श के रूप में होती है। संस्कृति हमेशा प्रसन्नतादायक रहती है। संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। संस्कृति जो है वो समन्वयकारी होती है। संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिसांगीय होती है, सुपर ऑर्गेनिक और सुपर इंडिविजुअलिस्टिक। एंड संस्कृति आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार भी होती है। तो देखो, ये तो हो गई संस्कृति की विशेषताओं तक बातें। संस्कृति के प्रकार कौन से हैं, संस्कृति के तत्व कौन से हैं, संस्कृति के बारे में अन्य अवधारणाएं कौन सी हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अपने अगले सेशन में जरूर कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए, लोगों के साथ में शेयर करिए, जिनको अभी तक क्लासेस के बारे में नहीं पता है उनके साथ भी जरूर शेयर करिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।